उस पर तुरंत अमल करना। उन्होंने दिखाया कि वो कितने बारीकी से काम करने वाला है। वो आज अपने बीच में उपस्थित है, लेकिन क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है और दिल्ली में बैठकों का बैठक में आए और अगली बैठक उनकी दिल्ली में है, इनके बाद अपने कई सारे विषय हैं, लेकिन मैं बीच में ही माननीय सतीश पुनिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आए हुए हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आप लोग मेरे को देख के घबराओ नहीं, आराम से बदन को ढीला छोड़ दो, सामान्य सांस लेते रहो। कल को लग रहा है राजस्थान से आए, पता नहीं क्या करेगा पैसा। माता की हिसार की आवाज तो दिल्ली तक जानी चाहिए और इस नारे के साथ जानी चाहिए कि हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाए। पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर, आज की जो कार्यकारिणी मीटिंग आपने ली है प्रभारी करने के बाद, क्या हालांकि मेरी घोषणा से पहले और पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने तय किया था कि जितने प्रमुख नेता हैं वो हरियाणा के सभी 22 जिलों में और जिले की कार्य समितियों को संबोधित करेंगे। हिसार, रोहतक और झज्जर 3 जिले मेरे जिम्मे थे जो मुझे इसको पूरा करना था। बीच में घोषणा हो गई और संयोग से कल ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहनलाल बड़ोली जी की घोषणा हो गई। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो अक्सर बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है, लेकिन सत्ता से इतर भी, चाहे विपक्ष में रहे हों चाहे सत्ता में रहे हों या सत्ता तक भी पहुँचे हैं, तो उसमें पार्टी के जो काम करने की शैली है, उसका जो संगठन है, उसका बड़ा महत्व है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, 17 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्यता है और एक संगठन की रीति नीति के नाते विशेष तौर पर हम लोग जाने जाते हैं। यूँ तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनका अपना संविधान है, उनका काम करने का तरीका है और इसलिए मैं इसको चुनाव की हार जीत के इतर ये मानता हूँ कि हम राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक सरोकारों वाले लोग हैं और इसलिए हमें धरातल तक संगठन खड़ा करना ये हमारे लिए एक बड़ा हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है। और इसलिए लोगों ने देखा होगा कि भले ही सरकार किसी प्रदेश में नहीं थी, लेकिन कोविड के काल में इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक टीम ने इस बात को तायद किया कि राजनीतिक रूप से लोगों को रिलीफ देने का काम करने वाला दुनिया का कोई राजनीतिक संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी। और इस लिहाज से हम उस परंपरा, हमारी जो रीति नीति, उसके लिहाज से पार्टी के संगठन की बराबर बैठकें करते हैं। आज बूथ तक और बूथ से ऊपर मंडल, शक्ति केंद्र, फिर मंडल और फिर जिला और उसके बाद प्रदेश। तो हरियाणा के लगभग सभी जिलों में कल तक हमारी सारी जिला बैठकें संपन्न हो जाएंगी। उस कार्य समिति में एक राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग लेते हैं जिसमें कुछ हमारी अपनी संगठन की चर्चा होती है, कुछ जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और कुछ लोगों से ताल्लुक़ कुछ उन चर्चाओं का समावेश होता है। उस पर चर्चा करते हैं, कार्यकर्ताओं के भी सुझाव लेते हैं और एक ड्राफ्ट हम लोग जिले के लिए वो तय करके लोगों के बीच में भेजते हैं। हम लोग कुछ जो, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं कुछ समय में, तो चुनाव को भी चुनौती के रूप में स्वीकार करके लिए भविष्य के लिए टीम को तैयार कैसे करें, उसके लिए भी हम एक प्रबोधन का, प्रशिक्षण का और उनको तैयारी का काम करते हैं। ये बड़ा समूह था, हालांकि हम छोटे समूह में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमने मंडल के भी पदाधिकारियों से और उसके नीचे के कार्यकर्ताओं को बुलाया है। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं के मनोबल निर्माण के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए और आने वाले चुनाव में भविष्य की दिशा क्या हो, इसकी तैयारी के लिए हमने समग्र रूप से इसमें चर्चा करते हैं। तो मेरा आज पहला ही प्रवास है, हिसार से शुरू हुआ है, अभी रोहतक रहूँगा, कल झज्जर रहूँगा, लेकिन उसके बाद हमारे कुछ प्रमुख लोगों की बैठकें होनी हैं
तो चुनाव संगठन और उसके ताल्लुक जो और चीज़ें होंगी उसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक नया संगठन भी हरियाणा का आपके समक्ष आएगा। चुनाव के ताल्लुक भी अभी तक जो काम किए वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और आने वाले समय में पार्टी का एजेंडा क्या होगा, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, कुछ चीज़ें रही हैं जिनको हमें करना है, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विस्तार से और भी चीज़ों का खुलासा आपके बीच में कर पाएंगे। हरियाणा की जिम्मेवारी आपको मिली है और अभी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं, तो आप मानते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है इस बार जो विधानसभा चुनाव? देखिए, युद्ध हो, राजनीति हो, चुनाव हो, वो चुनौती तो होती ही होती है। हरियाणा के परिणाम को लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मैं देश भर में जिस तरीके की चर्चाएं होती थी, हरियाणा में जिस तरीके की चर्चाएं होती थी, नज़रिया अलग अलग है। तो ये बात ठीक है कि 10 सीटें थी, 10 की 10 सीटों का हमने स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए हमारा विरोधी तो यही कहेगा बीजेपी 5 सीटों पे हार गई। लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो ये दावा करते थे कि बीजेपी 0 पे आएगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। इतने वेग के साथ कांग्रेस की उस धारणा को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा की जनता निर्मूल किया और हम 5 सीटें जीते। 1 सीट बहुत कम अंतर से हम लोग हारे। हार की हम लोगों ने समीक्षा भी की है और मैं समझता हूं कि ये लोकसभा का चुनाव हमारे लिए एक सीख भी और सबक भी है। मैं सेगमेंट का एनालिसिस कर रहा था तो 45 विधानसभा पर अभी भी हम लोग लीडिंग हैं, कांग्रेस 42 पर है। यानी ये इतनी प्रतिकूलता के बीच में ये समझ में आ रहा है कि बहुत नीचे तक, ग्रास रूट तक भारतीय जनता पार्टी को मान्यता लोगों ने दी है। लोकसभा के पिछले चुनाव और हरियाणा की इस विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण भी अलग होंगे, अलग अलग विधानसभाओं की गणित अलग होगी, मुद्दे भी अलग होंगे, मसले भी अलग होंगे, व्यक्ति भी अलग होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फर्क रहेगा, क्योंकि मैं पिछले दिनों शैलजा जी के बयान भी देख रहा था, हुड्डा साहब के बयान देख रहा था। कांग्रेस जिस तरीके से कुनबों में बटी है, उस बिखराव के कारण कांग्रेस के लिए ये सपने देखने जैसा होगा। मैं केवल उनकी कमजोरी पर नहीं जा रहा, लेकिन हम अपनी खूबी पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं का, जनता का भरोसा और हमारी अपनी रणनीति ये पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रशस्त करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। ये कहा जाता था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, पन्ना प्रमुख देखे जाते थे, पूरा पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया लोकसभा, और जो परिणाम है बिल्कुल विपरीत आए हैं जो बीजेपी लेके चल रही थी। क्या इन पे भी मंथन होगा? इस पर हमने किया है और आज की इस बैठक में भी मैंने कार्यकर्ताओं को ये साफ तौर पर हिदायत दी है कि सबसे पहले हम अपनी ज़मीन को देखें, अपने धरातल को देखें। और इसलिए ये बात सही है कि हमने बहुत नीचे तक संगठन का विस्तार भी किया और जिस तरीके से विस्तार किया था और जिस तरीके से बूथ पर सफलता मिलनी चाहिए थी, उतनी सफलता हमें नहीं मिली। और उसके कारण जो मैंने कहा कि ये उसी से रिलेटेड है कि लोकसभा में जो कमजोरियां संगठनात्मक रूप से रही हैं, रणनीतिक तौर पर रही हैं, प्रबंधन की रही हैं, उनको हम निश्चित रूप से दुरुस्त करेंगे और वही हमारा एक बड़ा फैक्टर होगा कि इस सीख से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रहे हैं अपने रणजीत सिंह जी, उन्होंने आरोप लगाए थे कि भीतरघात हुई है मेरे इलेक्शन में, आगे ये ना हो इसके लिए क्या? देखिए, वैसे तो जीत में बहुत सारी चीज़ें ढक जाती हैं और हार में चीज़ें सामने आ जाती हैं। कुछ कमजोरियां रहती हैं, तभी तो हारते हैं, कि वोट कम मिलते हैं तब हारते हैं। लेकिन चाहे उम्मीदवार हो, चाहे प्रमुख पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भी रिपोर्ट हमें दी है, कुछ चर्चाएं और भी हमारी अभी बाकी है, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां कहीं इस तरीके की शिकायत भी होगी, उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। मोहनलाल बडोली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसके मायने क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि बीजेपी ने कई बदलाव किए हैं इस दौरान। देखिए, अध्यक्ष का पद संगठनात्मक पद होता है और उसकी मेरिट यही होती है कि वहाँ कोई योग्य कार्यकर्ता पार्टी को लीड करने के लिए, पार्टी के संगठन का काम करने के लिए हो। उससे पहले नायब सैनी जी थे, कार्यकर्ताओं के बीच में से ही थे, मुख्यमंत्री बन गए। बडोली जी का भी अपना संगठन का अनुभव है, वो पार्टी के महामंत्री रहे हैं, जिले में रहे हैं और विधायक के नाते भी उन्होंने काम किया है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो आप देखिए, बदलाव जब होता है तो उसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम आता ही है। पुनिया साहब, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे,
और उनके कार्यकाल में जो जो फैसले लिए गए, जो जो चीज़ें लागू की गई, और ख़ासतौर पर ये कहा जाता था कि हम इन्हीं के दम पर जो है आने वाला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हीं चीज़ों को कहीं की सरकार जो है नायब सैनिक मुख्यमंत्री वो वापस ले रहे हैं। चाहे सरपंचों की बात हो या प्रॉपर्टी, परिवार पहचान पत्र, ये तमाम जो चीज़ें थी, जनता भी इनसे परेशान हुई है। यानी कि आप मानते हैं कि कहीं कोई चीज़ जल्दबाजी में की गई या फिर उन पर कहीं की सही से मार्गदर्शन नहीं किया गया? देखिए, कोई भी राजनीतिक निर्णय जब होता है तो वो आनन फानन में नहीं होता, उसके पीछे भी कोई न कोई एक रिसर्च होती है, मंशा होती है, कोई न कोई विज़न होता है। लेकिन कई बार पब्लिक डोमेन में जब चर्चा होती है, और इसलिए एक सामान्य सी बात है, राजनीति में समीक्षा या निर्णय पर पुनर्विचार, जनहित में जो चीज़ें आवश्यक लगती है उसके बारे में सरकार फैसला करती है। तो ये कोई अंतर्विरोध नहीं है, किसी तरीके का किसी का विरोध नहीं है। नीतियों के बारे में पार्टी की सरकार है, पार्टी के ही मुख्यमंत्री ने फैसला किया था, पार्टी के मुख्यमंत्री ने उन फैसलों पर यदि मान लीजिए सकारात्मक रूप से जनता के हित में कोई बात रखी है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि अमेंडमेंट किसी बात का सुधार या किसी बात पर गौर करना और जन भावना की अपेक्षा के अनुरूप कोई फैसला करना, तो मैं मानता हूं कि ये पार्टी की उदारता भी और बड़ा मन भी और जनहित में कोई ऐसी निर्णय अक्सर होते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी हाफ हुई तो विधानसभा में साफ हो जाएगी, वो लगातार इस तरह का दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाने जा रही है। ये दावा वो पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दावा करते करते कांग्रेस जरूर साफ हो गई। इसलिए मुझे हुड्डा जी के दाव में दम लगता नहीं है, क्योंकि हुड्डा जी की हकीकत हरियाणा जानता है। अभी जजपा ने भी ये बात कही है, कल ही हिसार में उनका भी सम्मेलन था, उन्होंने कहा कि हम 4.5 साल रहे, लेकिन हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे उस पर बीजेपी अब यू टर्न ले रही है, तो हम वो पोल खोल अभियान बीजेपी के खिलाफ चलाएंगे। देखिए, उनकी पोल तो ऑलरेडी खुल चुकी, क्योंकि पिछले चुनाव में देख रहा था उनको 14% वोट मिला था और इस बार उनको 0.8% वोट मिला है। इसलिए पोल जिनकी खुल चुकी वो हमारी क्या पोल खोलेंगे। एक आपकी बात ये भी होती है, जब जैसे नायब सैनी बने और अब मोहनलाल बडोली को बढ़ाया गया, तो बीजेपी पर एक आरोप ये लगता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर बीजेपी का एम्फेसिस है। देखिए, मेरे ख्याल से जनसंघ में जब हमारी एक सीमित सी संख्या होती थी और उसके बाद मोदी जी की सरकार तक भारतीय जनता पार्टी को सरकार के नाते, संगठन के नाते काम करते हुए लोगों ने देखा है। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव कार्यकर्ता के एक सामान्य व्यक्ति के नाते भी है कि यहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई जाति पंथ और मजहब की बात नहीं है। जो व्यक्ति योग्य होता है, किसी भी जाति का हो, पार्टी उसको अवसर देती है और बाकी सब वर्गों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मान्यता भी मिलती है और उनको सम्मान भी मिलता है। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी वंशवाद के किसी भी आरोप से परे है। लोग परिवारों की पार्टी चलाते हैं, लेकिन हम देश की पार्टी चलाते हैं, देश हित में चलाते हैं, विचारों की पार्टी चलाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर जो आरोप है ये तो बेबुनियाद है। एक पुनिया साहब, प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ऐन वक्त पर बाहर से कहीं न कहीं नेताओं को बुलाकर उनको टिकट दी गई, उसका खामियाजा कहीं के लोकसभा चुनाव भुगतना पड़ा, तो क्या ऐसा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि कुछ नेता मौका परिस्थितियाँ इन समय पे आते हैं, कहीं न कहीं अपने काडर के लोगों को दरकिनार करके बाहर से आए नेता को टिकट दी जाएगी। देखिए, दोनों बातें हैं। एक जो मैंने बात कही जनसंघ की, तो हम लोग सीमित थे, तब लोग कहते थे बीजेपी काडर की पार्टी है, बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है। उसके बाद लोगों ने कहा कि बीजेपी अब मासेज की पार्टी बन गई और आज हम काडर बेस्ड मासेज की पार्टी हैं। हम जन आधारित राजनीतिक संगठन हैं और इसलिए बने हैं कि हमारे साथ अलग अलग समय पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग जुड़ते रहे, समाहित होते रहे, समरस होते रहे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ जनता दल, लोकदल से आए होंगे, आज वो आइडेंटिटी छुप गई, आज वो बीजेपी के नेता हैं। जो व्यक्ति बीजेपी के साथ जुड़ता है फिर वो बीजेपी का हो जाता है। बीजेपी में रह के कांग्रेस का नहीं होता, बीजेपी में रह के इनेलो का नहीं होता, बीजेपी में रह के जेजेपी का नहीं होता, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। हम लोगों की कोशिश होती है कि जब चुनाव में जाते हैं तो चुनाव मेरिट पर होता है, जीतने की संभावनाओं की, जीतने की गणित के हिसाब से होता है। और इसलिए ये आशंका अक्सर टिकट वितरण में होती है कि बीजेपी कितने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, कितने नेताओं को देगी, कितने बाहरकों को देगी। जो भीतर आ गए वो हमारे हैं, इसलिए वो बाहर के नहीं हैं। लेकिन अपने कैडर के प्रति जो व्यक्ति जीतने में सक्षम होता है, पार्टी का यदि कार्यकर्ता बरसों बरस से काम करता है और जीतने में सक्षम है, तो पार्टी की प्राथमिकता जीतने वाले कार्यकर्ता की रहती है। लेकिन ये युद्ध है, जीतने के लिए लड़ते हैं और इसलिए जो जीतने में योग्य व्यक्ति होगा,
वो बाहर से आया, भीतर से आया, किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, किस मजहब का है, ये मायने नहीं रखता। जिसने बीजेपी के झंडे को अपना लिया, बीजेपी के चुनाव चिन्ह को अपना लिया, बीजेपी के विचार को अपना लिया, वो बीजेपी का है। इस नाते हम ये जो निर्णय है ये बाहर भीतर से नहीं करेंगे, मेरिट पे और जीतने की संभावनाओं पे करेंगे। और ये सबसे अंतिम सवाल है, कुछ महीने पहले तक आपके साथ गठबंधन थे दुष्यंत चौटाला और अब गठबंधन से बाहर हुए, तो लगातार वो कहने की आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, नायब सैनिक को कहने की रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्राइम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इनकी सरकार पूर्ण रूप से फैल है। मेरे ख्याल से 10 वर्षों में बीजेपी ने अच्छी सरकार दी है और भविष्य में भी और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। नायब जी ने, मनोहर लाल जी ने भी अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने उनके कामकाज को पसंद किया है। धन्यवाद।